नमस्कार विद्यार्थियों। हम एनसीईआरटी की बात कर रहे थे और आपके ट्वेल्थ में जो सेकंड बुक्स है उसकी बात कर रहे थे। तो अब ये ऐसा आपके गोल्डन टाइम है जिसमें आप जितना जल्दी हो सके पाठ्यक्रम का रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपके पेपर के सारे क्वेश्चन हैं वो सही जाए। और मारवाड़ी में कहावत है कि मोटियार टेम मत से जे नहीं, तो ज़रूर बोंगे टेम मत बावड़ी बाजरी है बोंगा जो बीज है वह सही पड़े और सही जगह है फसल टाइम मत उग जाए। तो इन वास्ते आप लोग पूरा जागरूक हो और इन चैनल माते एनसीईआरटी रो ज्ञान है वो अर्ज करो ताकि आपकी परीक्षा जो है वो बढ़िया जा सके। तो अब शुरू करें। आज का पाठ जो है वो है विजयनगर। अब विजयनगर क्या है क्या नहीं है वो हम देख रहे हैं। विजयनगर कौन सा साम्राज्य है? विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं। तो जो विजयनगर साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर है वो हमें देखना। देखिए, यदि हम दक्षिण भारत के मानचित्र को देखते हैं, मानचित्र दक्षिण भारत का, यहाँ पे कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, तो केरल का भाग, कर्नाटक, इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक, ये जो इलाका है यहाँ दो नदियाँ हैं। एक है कृष्णा नदी, कृष्णा, और एक है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा। दो नदियाँ हैं और इन दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूभाग को कहते हैं दोआब का क्षेत्र, दोआब। इसे हम रायचूर का दोआब कहते हैं, रायचूर का दोआब। इसी इलाके में संगम के दो बेटे यहाँ पर अपना एक राज्य होता था पहले, काकतीय राज्य, काकतीय राज्य। इस काकतीय राज्य के स्थान पर ये संगम के पुत्र, संगम के पुत्र शासन करे थे। और ये पहले की बात है, विजयनगर की स्थापना से पहले की बात है। चूंकि इस समय 14वीं शताब्दी में दिल्ली में सल्तनत साम्राज्य था। सल्तनत यानी सुल्तानों का राज्य था और इस समय तुगलक वंश का साम्राज्य था, तुगलक वंश, तुगलक वंश। इससे पहले जो खिलजी वंश था, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अपने 4 शक्तिशाली सेनापतियों के माध्यम से दक्षिण भारत के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी और इसी के निमित्त ये सल्तनत का हिस्सा दक्षिण का क्षेत्र बना हुआ था। और सल्तनत में तुगलक वंश के शासक इस समय मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिण भारत के अभियान में इस उपजाऊ भूभाग से इन दोनों भाइयों को, संगम के दोनों पुत्र जिनके नाम हैं हरिहर प्रथम, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दो संगम के बेटे हैं और इनको मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के द्वारा, सेनापतियों के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और राजधानी ले जाया जाता है। दौलताबाद राजधानी है, दौलताबाद दक्षिण में है और उत्तर में राजधानी है दिल्ली, जिस इस समय दिल्ली का नाम था तुगलकाबाद, तुगलकाबाद। वहाँ ले जाया जाता है। उसके बाद इन्हें कुछ लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन दक्षिण में
इस तरह की अव्यवस्था उत्पन्न हुई, यानी राज्य को संभालना मुश्किल हुआ। ऐसी अवस्था में इन्हें पुनः दक्षिण भारत में भेजा गया। इनको हरिहर और बुक्का प्रथम दोनों ब्राह्मण हैं, इनको पुनः दक्षिण भारत भेजा गया। और जैसे ही उस इलाके में ये वापस आए तो इन्होंने एक पंडित विद्यारण्य इनसे भिक्षा लेकर के सेना संगठित की, और सेना संगठित करके इस इलाके को पुनः जीता गया। और इसलिए जीता गया था, इसलिए इसका नाम क्या है? विजयनगर। इसे जीत का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीत का शहर। और इस इलाके को इन्होंने कब जीता? 1336 में जीता। कब जीता? 1336 में जीता। और इसी डेट से हम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तिथि मानते हैं। तो एक बार पुनः देख लें, विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है। विजयनगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दोआब क्षेत्र में है, इसे रायचूर का दोआब कहते हैं। और विजयनगर की स्थापना 1336 में संगम के पुत्र हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी। इस विजयनगर साम्राज्य के आसपास में 5 जो सल्तनत राज्य थे, जिनको तुर्क राज्य कहा गया। ये 5 राज्य जिन्हें बहमनी संघ कहा गया। बहमनी संघ। एक व्यक्ति थे हसन गंगू बहमन शाह, जिन्होंने 1347 में बहमनी संघ की स्थापना की। और इसमें 5 राज्य थे: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। ये 5 राज्य थे जिनका नेतृत्व अधिकतर बीजापुर के पास रहता था। और ये 5 राज्य मिलकर के एक संघ बनाया जिसका नाम है बहमनी संघ, जो विजयनगर के विरुद्ध निरंतर रूप से ये लड़ता आ रहा था। लेकिन विजयनगर की स्थापना इससे पहले कब होती है? 1336 में होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो थोड़ा विस्तृत रूप से आप देखें, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस साम्राज्य की स्थापना होती है। हम्पी की खोज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, विजयनगर का ऐतिहासिक नाम कौन सा नाम? ऐतिहासिक नाम क्या है? यहाँ की स्थानीय देवी, और स्थानीय देवी का नाम क्या है? पंपा देवी। और पंपा देवी को ये लोग हम्पा देवी कहते थे। हम्पा देवी हम भी बोलते हैं। हमारे यहाँ मारवाड़ी में स को ह उच्चारित किया जाता है, यहाँ को स उच्चारित किया जाता है। शीरा को हीरा, सड़क को हड़क। तो ऐसे ही ये क्या है, वहाँ स्थानीय लोग जो हैं उच्चारित करते हैं, बोलते हैं। तो हम पंपा देवी को हम्पा देवी कहा गया। इसलिए यहाँ की इमारतों को जो खंडर के रूप में है, इसे हम्पी कहा गया। हम्पी, क्या नाम दिया? हम्पी। तो विजयनगर का ऐतिहासिक नाम क्या है? हम्पी है। तो ये एक प्रसिद्ध, वर्तमान में जब इसे विश्व धरोहर सूची में 1986 में जब इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो उसके बाद ही हम्पी के रूप में, ऐतिहासिक नाम के रूप में सामने आया। देखिए, हम्पी की खोज कब होती है? 1800 ईस्वी में। किसके द्वारा? एक भू सर्वेयर कौन है? कॉलिन मैकेंजी
कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में इस स्तर की खोज की थी। भू सर्वेयर थे, भूमि का सर्वेक्षण करने गए और उनका अध्ययन किया। तो हम्पी में 1800 कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने खोज की थी। सत्य क्या? सत्य है। इसकी जानकारी विरूपाक्ष मंदिर एवं पंपा देवी के पुरोहितों के आधारित है। बिल्कुल। एक पंडित है जिनका नाम है वेंतक लक्ष्मैया। वेंतक लक्ष्मैया, लक्ष्मैया। ये कैसे पंडित है? ये तेलुगु ब्राह्मण है। तेलुगु ब्राह्मण है। और तेलुगु ब्राह्मणों के पास जो पुराना साहित्य है यहाँ का, उसके बारे में, और यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है विरूपाक्ष का मंदिर, उसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। ये बात भी सत्य है। कॉलिन मैकेंजी दूसरे भू सर्वेयर थे। कॉलिन मैकेंजी ने इस स्थल का पहला मानचित्रण तैयार करवाया। बिल्कुल, ये बात भी सत्य है। कॉलिन मैकेंजी ने इसका पहला मानचित्रण है वो तैयार करवाया। कॉलिन मैकेंजी दूसरे भू सर्वेयर थे। नहीं, कॉलिन मैकेंजी पहले भू सर्वेयर थे। कैसे? पहले भू सर्वेयर थे कॉलिन मैकेंजी। कथन गलत है, बाकी सारे कथन है वो सही हैं। तो देखिए, विजयनगर के हम्पी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? डी। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। विजयनगर की स्थापना कब होती है? 1336 ईस्वी में। किसके समय? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय होती हैं। कहाँ? कृष्णा और तुंगभद्रा क्षेत्र में। कृष्णा और तुंगभद्रा दो नदियों के क्षेत्र में। यहाँ पे एक उपजाऊ भूभाग है जिसका नाम है रायचूर का दुआब। इसको जीता और विजयनगर की स्थापना की। किसने? हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, इन दोनों ने। देखिए, हरिहर प्रथम बिल्कुल सही, बुक्का प्रथम बिल्कुल सही। एक और दो, ऑप्शन ए राइट। ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं या फिर दोनों में से एक का भी नाम दे सकते हैं। ये सवाल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर के शासकों के बारे में देखिए। विजयनगर के राजवंश कौन से हैं? एक तो संगम वंश है, संगम वंश। दूसरा कौन सा है? सल्लू वंश। तीसरा कौन सा है? संगम वंश, सल्लू वंश, तुल्लु वंश और अरविडू वंश। ये विजयनगर के राजवंश हैं और इसमें संगम वंश से संबंधित है वो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर सेकंड, बुक्का सेकंड, देवराय प्रथम। ये शासक जो है संगम वंश के। सल्लू वंश के नरसा नायक करके थे, नरसा नायक। और तुल्लु वंश के वीर नरसिंह थे, वीर नरसिंह। और इस तुल्लु वंश के शक्तिशाली शासक हुए कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली शासक हुए। और इन्होंने विजयनगर के रायचूर के द्वाब को स्थायी रूप से जीता और उस साम्राज्य का स्थायी भाग बनाया। तो सर्वाधिक उपलब्धियां वो कृष्णदेव राय की। देखिए, विजयनगर के शासक है, ये अपने आप को हिंदू परंपरा में राय माने राजा की उपाधि धारण करते थे। और क्या है, उड़ीसा, पास में उड़ीसा से हाथी प्राप्त होता था, हाथी। इसे इन्हें स्वयं ने गजपति ये भी उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी। अब कृष्णदेव राय ने क्या करते थे? कृष्णदेव राय के समय विजयनगर के जो विरोधी राज्य बहमनी संघ, जैसा कि बहमनी संघ आपको बता दिया, स्थापना हो रही है 1347 में। बहमनी संघ के जो 5 राज्य हैं, कौन से? अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकोंडा। ये जो राज्य हैं, ये राज्य कभी कभी आपस में लड़ते हैं। तो जो पराजित शासक हो जाता है, वो पराजित होने के बाद अपना राज्य वापस प्राप्त करने के लिए कृष्णदेव राय के पास आते हैं
और कृष्णदेवराय से निवेदन करते हैं कि हमें अपना राज्य वापस दिलाओ। तो कृष्णदेवराय क्या करते हैं, अपनी सेना लेकर के, कई बार अपनी सेना लेकर के, जैसे बीदर राज्य है, भरार है, इन राज्यों का कई बार सेना लेकर के कृष्णदेवराय सहयोग करने के लिए जाते हैं और बीजापुर की सेना को पराजित करके और इनके भूभाग को वापस दिलाते हैं, इनका अपना राज्य वापस स्थापित करते हैं। इसलिए कृष्णदेवराय को एक उपाधि दी गई। देखिए, ये जितने भी तुर्क या बाहरी राज्य थे, जिनको हम तुर्क राज्य कहा, ये बाहरी लोग थे, और ये जो बाहरी लोग थे, इनके जो राज्य था, इनको एक ही शब्द यवन के रूप में, देखिए बोर्ड ने ये सवाल पूछा है, यवन कौन है, तो बाहरी आक्रांता बहुत सारे, जैसे शक है, हूण है, ऐसे बहुत सारे बाहरी आक्रांता है, बैक्टीरियस है, तो इनको क्या कहा गया, तुर्क है, इनको क्या कहा गया, यवन कहा गया। क्या कहा, यवन। तो कृष्णदेवराय ने इनके राज्य को पुनः स्थापित किया, पुनः स्थापना की थी, स्थापना। इसी कृष्णदेवराय को एक उपाधि दी जाती थी, यवन स्थापनाचार्य। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, यवन स्थापनाचार्य, ये किसकी उपाधि है, कृष्णदेवराय की उपाधि है। ध्यान रखिए। देखिए, शासक राय की उपाधि धारण करते थे, बिल्कुल बात सत्य है, विजयनगर के शासक राय की उपाधि धारण करते थे। शासक उड़ीसा के गजपति उपाधि धारण करते थे, बिल्कुल उड़ीसा के शासकों से इन्होंने कई बार गजपति, हाथी प्राप्त करने की उपाधि धारण की है। कृष्णदेवराय यवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करते हैं, बिल्कुल कृष्णदेवराय यवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करते हैं। विजयनगर शासक कभी पराजित नहीं हुए, बिल्कुल गलत बात है, विजयनगर के शासक पराजित हुए थे कई बार, और सबसे बड़ी पराजय होती है 1565 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, या इसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में प्रधानमंत्री सदाशिव राय और उसके शासक सदाशिव राय, शासक का नाम है सदाशिव राय, और उसके प्रधानमंत्री राम राय। ये सवाल इस बार बोर्ड में पूछने की संभावना बन रही है कि राम राय की विजयनगर के प्रति जोखिमपूर्ण नीति क्या थी। जोखिमपूर्ण ये नीति थी कि इन्होंने क्या किया, जोखिमपूर्ण नीति क्या थी, जोखिमपूर्ण नीति ये थी कि इन्होंने फूट डाल करके राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था। और जब ये प्रयास किया गया था और इसकी जानकारी मिल गई, किसको, इसकी जानकारी मिल गई विजयनगर के शासकों को, तो वो संगठित हो गए, और संगठित होकर के और 1565 में राक्षस तालीकोटा के युद्ध में इनको पराजित कर दिया और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तो ये जोखिमपूर्ण नीति उन्होंने फूट डालने की जो है वो अपनाई थी, ये सवाल पूछ सकते हैं। तो आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य के समय व्यापार विनिमय के लिए भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी यूरोपीय जाति आई थी। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के पश्चिमी तट पर यहाँ पर एक बंदरगाह था, भटकल बंदरगाह। कौन सा, भटकल बंदरगाह। और ये जो भटकल बंदरगाह था, ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने किराए पे दिया, अनुमति पर दिया, किसको, पुर्तगालियों को, पुर्तगाली लोगों को। और पुर्तगाली लोगों ने 1510 में गोवा को अपना केंद्र बनाया था, गोवा यहीं था, गोवा को अपना केंद्र बनाया, और 1530 में गोवा को इन्होंने स्थायी राजधानी बनाया। कौन सी, स्थायी राजधानी। तो ये जो पुर्तगाली लोग आए, इनके पास आधुनिक हथियार थे, इनको मशीनरी और जलमार्ग का अच्छा ज्ञान था, इसी कृष्णदेव राय ने इनको महत्व दिया था। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के समय व्यापार विनिमय के लिए भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी यूरोपीय जाति भारत आई थी, कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। ये विशेष ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट, विजयनगर के राजवंशों का क्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला वंश है संगम वंश, संगम। दूसरा है सल्लू,
तीसरा है तुल्लु, 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 और चौथा है अरवीडू, अरवीडू, अरवीडू। ये 4 राजवंश है, आपको क्रम याद रखना है, 2 3 4, आपको क्रम याद रखना है। आपको क्रम पूछ सकते हैं या कौन सा सही है ये पूछ सकते हैं। संगम वंश है, सल्लू वंश है, तुल्लु वंश है, अरवीडू वंश है, बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन है। संगम वंश है, उसके बाद तुल्लु वंश है, नहीं तुल्लु नहीं है। तुल्लु वंश पहले है, नहीं है। सल्लू वंश पहले है, नहीं है। ऑप्शन राइट हो गया, ये अपने आप ही सही क्रम ये है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कृष्णदेवराय की उपलब्धियां। कृष्ण देव राय की उपलब्धियां 1509 से 1529, लगभग राणा सांगा के समकालीन, राणा सांगा के समकालीन। यहाँ पे एक बीच में समय आता है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट समय, वो है 1526। और 1526 में आपको पता है कि एक बहुत बड़ी घटना होती है। क्या घटना होती है कि शैद वंश के बाद लोधी वंश आता है। लोधी वंश, लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को जो बाबर हिंदुस्तान में आता है, जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मोहम्मद बाबर। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर क्या करता है, इब्राहिम लोधी को युद्ध के मैदान में, कौन से युद्ध के मैदान, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध कब होता है, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को युद्ध के मैदान में ही बाबर पराजित कर देता है और युद्ध के मैदान में ये मारा जाता है। और पहला जो सल्तनत का सुल्तान है, जिसकी जो दरगाह कब्र जो है वो युद्ध के मैदान में आज भी वहीं बनी हुई है। तो इस तरह से एक बड़ा परिवर्तन होता है 1526 में। वो किसका काल होता है, कृष्णदेवराय का काल होता है। देखिए, कृष्णदेवराय की उपलब्धियां क्या क्या है, उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, वो हमें देखनी है। तो इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, एक तो सबसे पहले ये याद रखना है, एक तो इन्होंने रायचूर का दोआब जीता। कौन सा, रायचूर का दोआब जो है उपजाऊ भूभाग है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में, एक तो वो जीता, एक तो उपलब्धि है। दूसरी, उड़ीसा के गजपति शासकों को हराया, उड़ीसा के गजपति शासकों को इन्होंने पराजित किया, दूसरी उपलब्धि है। तीसरी, बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया, बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया, ये चौथी उपलब्धि। और पांचवी उपलब्धि, नगलपुर, नगर बसाया, नगर बसाया अपनी मां के नाम से। छठी उपलब्धि, हिरिया बांध, हिरिया एक बांध का नाम है, हिरिया बांध से तुंगभद्रा नदी का जल है उसको राजकीय के अंदर तक ले गए, राजकीय के अंदर तक। सातवीं उपलब्धि, मंदिरों के ऊंचे प्रवेश द्वार जिसको गोपुर कहते हैं, गोपुर निर्माण, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आठवीं उपलब्धि, इन्होंने अपने सेनापतियों को श्रेष्ठ उपाधि जिसको अमर नायक प्रणाली को शुरू किया, प्रणाली जिसमें शक्तिशाली सेनापति को सम्मानित करके, भूभाग दे करके कर लेने के अधिकार इस तरह से दिए जाते थे। तो ये सारे जो पॉइंट है वो कृष्णदेवराय की उपलब्धियों से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्ट में कृष्णदेवराय की उपलब्धियां आपसे पूछ सकते हैं। देखिए, अब देखिए, कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में क्या होता है, कृष्णदेवराय की मृत्यु। तो इसमें देखिए फर्स्ट, ए में फर्स्ट। फिर दूसरा क्या है, दूसरा ये है ए में फर्स्ट कृष्णदेवराय, ए में नहीं, डी में फर्स्ट, ए में फर्स्ट नहीं है, वो जो है डी में फर्स्ट है। देखिए, डी में फर्स्ट, तो डी में फर्स्ट 1 है, 2 है, 3 है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए, अब क्या है, उसके बाद में है आपके सी में, बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। बीजापुर के सुल्तान को पराजित कब किया, 1520 में, फोर्थ 4 नंबर इसमें, इसका मतलब ये भी गया, ये भी गया। फिर बी में थर्ड, उड़ीसा के शासकों को पराजित किया 1514 में। कब, 1514 में। उसके बाद में रायचूर का दोआब कब जीता, 1512 में, सेकंड। तो ऑप्शन राइट है ए,
ये उपलब्धियां हैं, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ये बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण सवाल है। फिर बता देता हूँ। कृष्णदेवराय का समय है 1509 से 1529। किस वंश से हैं ये? तुल्लु वंश के शासक हैं, विजयनगर के शक्तिशाली शासक हैं। इसकी जानकारी क्या है? इसकी जानकारी मिलती है हमें बाबर की अपनी स्वयं की लिखी तुर्की भाषा में बाबरनामा। तो बाबर ने बाबरनामा में उल्लेख किया है कि मैं हिंदुस्तान में आया, उसमें हिंदुस्तान में 2 शक्तिशाली शासकों को उन्होंने नाम और उपलब्धि बताई। इनको हिंदवी सुल्तान कहा और इन दोनों नामों में क्या है? एक राणा सांगा और एक विजयनगर के कृष्णदेवराय। तो शक्तिशाली शासक रहे कृष्णदेवराय। उपलब्धियां क्या है? कृष्णदेवराय ने सबसे पहले रायचूर उपजाऊ भूभाग है, इस प्रदेश को जीता है। रायचूर को कब जीता है? 1512 में। 1512 में रायचूर के दोआब को जीता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद नंबर दो उन्होंने उड़ीसा के गजपति शासकों को जीता। कब? 1514 में। उसके बाद बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। कब? 1520 में। और उसके बाद मृत्यु कब होती है? 1529 में होती है। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं। और भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, वो हमें ध्यान में रखनी। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1565 में हम बात कर चुके हैं। 1565 में विजयनगर का पतन कैसे हुआ? विजयनगर का पतन, ये सवाल पूछेंगे। पतन कैसे हुआ? विजयनगर का पतन है वो कैसे हुआ, ये सवाल पूछेंगे। तो पतन कैसे हुआ? 1565 में विजयनगर के शासक थे कौन? सदाशिव राय। और उसके पीएम थे कौन? राम राय बार बार एक जोखिमपूर्ण नीति अपना रहे थे, यानी बहमनी संघ जो है उसमें फूट डालने का प्रयास कर रहे थे। और इसलिए बहमनी संघ के राज्य सभी एकत्र हो गए। कौन से? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। ये सब संगठित हो गए और संगठित होकर के और एक युद्ध लड़ा 1565 में, जिसको हम तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। तालीकोटा, ये युद्ध 2 पहाड़ियों के बीच में लड़ा गया। एक पहाड़ी का नाम है राक्षस और दूसरी पहाड़ी का नाम है तांगड़ी। यानी ये क्या है? राक्षस तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध कब होता है? 1565 में होता है। अब देखिए, 1565 में विजयनगर सेना के प्रधानमंत्री राम राय और शासक सदाशिव राय, जो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की सेना से युद्ध में पराजय के बाद विजयनगर का पतन हो गया। कौन सा युद्ध लड़ा? तालीकोटा का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा था? तालीकोटा का युद्ध लड़ा था। देखिए नेक्स्ट सवाल, कौन सा कथन असत्य? विजयनगर के बारे में क्या असत्य है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए कथन, विजयनगर बहमनी से हमेशा शत्रुतापूर्ण व्यवहार रहा। ठीक है, आगे देखें। विजयनगर के कृष्णदेवराय ने बहमनी संघ राज्यों के समर्थन के कारण यवन स्थापनाचार्य की उपाधि ली थी। ये बात तो बिल्कुल 100% सटीक सत्य है, असत्य नहीं। कृष्णदेवराय ने बहमनी संघ को पराजित कर रायचूर का दोआब जीता था। ये बात भी सत्य है। बहमनी संघ को पराजित करके इन्होंने रायचूर का दोआब है वो जीता है। बीजापुर सुल्तान ने कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद विजयनगर उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया था। बिल्कुल ये बात भी सत्य है। ध्यान रखना है विद्यार्थियों, जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है तो विजयनगर का जो उत्तराधिकार संघर्ष है उसमें हस्तक्षेप करते हैं। कौन? बीजापुर के सुल्तान हस्तक्षेप करते हैं। ये बात भी सत्य है। विजयनगर बहमनी से हमेशा शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं रहा। कभी कभी बहमनी संघ की बात करें, कभी कभी बहमनी संघ का ये सहयोग भी करते थे। बहमनी संघ का एक राज्य है, कोई भी एक राज्य अलग हो गया पांचों में से, जैसे 5 राज्य है, बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बरार है, बीदर है। ये राज्य हैं। इनमें से कोई न कोई आपस में लड़ते तो पराजित हो गए, कृष्णदेवराय के पास जाते तो वो उन्हें अपना राज्य वापस दिलाते। तो बहमनी संघ से तो दुश्मनी का व्यवहार हमेशा के लिए नहीं रहा। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो गया?
ये असत्य है। क्या है? विजयनगर बहमनी से हमेशा शत्रु नहीं, हमेशा नहीं रहा, कभी कभी तो इसके एक राज्य का इन्होंने सहयोग किया था। तो ऑप्शन राइट कौन सा है? ए है। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर की राजनीतिक खोज। देखिए अब हुआ क्या, कृष्णदेवराय ने विजयनगर अपनी राजधानी, विजयनगर, इस साम्राज्य के क्षेत्र में सेनापति नियुक्त की। सेनापति, ये सेनापति जो युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करते थे, युद्ध को क्या कहा गया है? समर कहा गया। और समर से एक शब्द बना है अमर। तो होता क्या था कि जैसे नवरात्र का पर्व आता है, नवरात्र का पर्व, नवरात्र पर्व, दुर्गाष्टमी आती है, दुर्गाष्टमी, विजयदशमी आती है, विजयदशमी, विजयदशमी आती है। जब ये पर्व आते हैं तीन, तो जब तीन पर्व आते हैं तो उस समय ये क्या करते हैं, एक स्थान है, मंच है, महानवमी, नवमी, डिब्बा, डिब्बा, जिसको विजय का भवन कहते हैं, विजय का भवन, विजय का मंच कहते हैं। और इस, जैसा कि डोमिंगो पेस ने कहा, किसने कहा? डोमिंगो पेस ने इसे विजय का भवन नाम दिया। अब ये विजय का जो भवन है, इसके ऊपर कार्यक्रम होता है और बड़े धूमधाम से उत्सव होता है। यानी दक्षिण भारत में इस समय जो नवरात्र पर्व है वो धूमधाम से कृष्णदेवराय आयोजित करवाते हैं। मंच पर अनेक सम्मेलन कार्यक्रम होते हैं और सेनापतियों को सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह से सेनापतियों को जो सम्मानित किया जाता है उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया अमर नायक। क्या कहा गया? अमर नायक। तो समर शब्द से क्या बना है? अमर नायक बना है। अब देखिए विजयनगर की नवीन राजनीतिक खोज क्या है? नवीन राजनीतिक खोज है अमर नायक प्रणाली। अमर नायक प्रणाली ये किसने खोजी? कृष्णदेवराय। किसने? कृष्णदेवराय। और दूसरी सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है? सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है या सांस्कृतिक नवीन खोज क्या है? नवीन खोज किसके द्वारा? कृष्णदेवराय के द्वारा। कृष्णदेवराय वो क्या है? वो है गोपुरों का निर्माण। गोपुर, मंदिर के ऊंचे प्रवेश द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुर कहलाते हैं। तो सल्तनत की एकता प्रणाली के समान ये मानी जाती है। ये भी बोर्ड ने पूछा है। कौन सी? अमर नायक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? अमर नायक प्रणाली। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर के समकालीन मध्यकालीन इतिहास की घटनाएं कौन कौन सी होती है? देखिए सल्तनत साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? सल्तनत साम्राज्य। सल्तनत साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1206 में। 1206 में किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऐबक किसकी स्थापना करते हैं? गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद सल्तनत सत्ता किसकी आती है? खिलजी वंश की आती है। खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश। सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद अंतिम रूप से लोधी वंश आता है। और लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को बाबर द्वारा 1526 में पराजित किया जाता है और 1526 में दिल्ली में मुगल सत्ता की स्थापना होती है। किसके द्वारा? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा। अब देखिए पहली घटना क्या है? सल्तनत साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो सल्तनत साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 या 1206 या 1336, 1347। तो 1206 में कब हुई है? 1206 में। बहमनी संघ की स्थापना 1347, हम बात कर चुके हैं बहमनी संघ की स्थापना। विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई, हम ये बात कर चुके हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई है, ये भी हम बात कर चुके हैं। तो पहले में क्या है? थर्ड है। पहले में क्या है? थर्ड। किस में? ये थर्ड है। थर्ड के बाद दूसरे में क्या है? फर्स्ट है। दूसरे में क्या है? फर्स्ट। तीसरे में क्या है? तीसरे में है सेकंड। चौथे में क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526। 1526 ऑप्शन राइट कौन सा है? बी राइट है। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। और ये सवाल बोर्ड में पूछा जा सकता है। इस बार पूरी 100% इसके पूछने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट सवाल, मंजला का। देखिए इनका एक प्रसिद्ध विजयनगर में मंदिर है जिसका नाम है विरूपाक्ष का मंदिर। विरूपाक्ष का मंदिर। दूसरा एक मंदिर है पंपा देवी का मंदिर। कौन सा? पंपा देवी का मंदिर। पंपा देवी का
मंदिर, वो भी यहीं पर है। विरूपाक्ष का मंदिर भी, विठल स्वामी का मंदिर भी है, विठल स्वामी का मंदिर, स्वामी का मंदिर भी यहीं है। अब देखिए, जो विरूपाक्ष का मंदिर है, इस विरूपाक्ष के मंदिर के बाहर, द्वार पर बाहर एक कांस्य प्रतिमा है। कांस्य प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा ये किसकी है? कृष्ण देव राय की है। किसकी है? कृष्ण देव राय की है, कृष्ण देव राय की। और इसकी क्या विशेषता बताइए? इसकी विशेषता बताइए कि वह व्यक्ति जिसका क्या है? मंजला कद है, मंजला कद है। कद कैसा है? मंजला है। और रंग कैसा है? गोरा रंग है। कैसा है? गोरा रंग है। अच्छी कद काठी है, नहीं मजबूत कद काठी। और चेहरे पर क्या है? चेहरे पर चेचक के दाग है। किसके? चेचक के दाग है। इस तरह का जो चरित्र चित्रण है वो कृष्णदेव राय का किया गया है। इस विशेषता में कृष्णदेव राय की ये जो विशेषता बताई है, ये यात्री कौन यात्री है जिसने इस तरह की विशेषता बताई है? कौन है? डोमिंगो पेश कौन यात्री है? डोमिंगो पेश, जिसने इस तरह की जो विशेषता है वो कृष्णदेव राय के चरित्र की बताई। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर की राजकीय सत्ता का प्रतीक क्या है? देखिए, विजयनगर की जो राजधानी है, विजयनगर के केंद्र, यदि हम विजयनगर के मानचित्र को देखें तो विजयनगर के चारों तरफ ऐसे प्रकोटे हैं, प्रकोटे प्राचीर युक्त हैं, प्रकोटे बने हैं, प्रकोटे बने हैं। इन प्रकोटों में क्या है? जिसको प्राचीर कहते हैं, प्राचीर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे खेत हैं, यहाँ पे खेत हैं, उसके बाद में यहाँ पे बगीचे हैं, बगीचे हैं, और उसके बाद में ये शहरी केंद्र है, शहरी केंद्र, शहरी केंद्र। और शहरी केंद्र के अंदर राजकीय मंदिर है, राजकीय मंदिर है, मंदिर। एकमात्र राजकीय मंदिर ऐसा है, इस बार बोर्ड में पूछ सकते हैं, एकमात्र राजकीय मंदिर ऐसा है जिस पर पूजा का अधिकार राज परिवार को है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हजारा राम मंदिर। हजारा राम मंदिर कौन सा मंदिर है? हजारा राम मंदिर है। वो जो कहाँ है? राजकीय केंद्र में है। यहाँ पर एक महानवमी डिब्बा भी है, महानवमी डिब्बा, ऊंचा एक मंच है जहाँ सामाजिक समारोह आयोजित होते हैं, नवरात्र पर्व को, विजयदशमी को। यहीं पर एक प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है राजकीय महल का, जिसको शासकीय परिषद कहते हैं, शासकीय परिषद कहते हैं, परिषद। इस शासकीय परिषद को हम क्या कहते हैं? कमल महल, कमल महल, कमल महल। बोर्ड ने एक बार पूछा लोटस महल, लोटस महल कहाँ स्थित है? राजकीय केंद्र में। ये क्या है? लोटस महल विजयनगर के राजनीतिक सत्ता का केंद्र, राजनीतिक सत्ता का केंद्र है। यहाँ पर प्रवेश के लिए, यहाँ पर प्रवेश के लिए देखिए, मंदिरों में प्रवेश के लिए क्या बनाई? गोपुर, ऊंचे प्रवेश द्वार, गोपुर। लेकिन राजकीय केंद्र में प्रवेश के लिए क्या बनाया? राय गोपुर, राय गोपुर क्या बना दिए? राय गोपुर। तो विजयनगर राजकीय सत्ता का प्रतीक क्या है? गोपुर है? नहीं, गोपुर तो मंदिरों के ऊंचा प्रवेश द्वार है। विजयोत्सव नहीं, देवमंडप नहीं, देवमंडप देवताओं के विवाह होते हैं। तो ऑप्शन राइट क्या है? बी, राय गोपुरम। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपको विजयनगर के राजकीय केंद्र में इसको अच्छे तरीके से देखना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मंदिर के मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनाया था? कौन सा मंडप? विरूपाक्ष का मंदिर। कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष। देखिए सारे मंदिर विजयनगर में। चन्नकेशव अति प्राचीन मंदिर है, अति प्राचीन, अति प्राचीन। अति प्राचीन का मतलब ये इससे पहले होयसल वंश, होयसल वंश, होयसल वंश का है, या आपके चोल वंश का है, चोल काल, चोल काल में इसका पुनः निर्माण होता है। पंपा देवी का मंदिर विजयनगर की देवी है। पंपा देवी क्या है? विजयनगर की देवी, विजयनगर की देवी। और विठल कौन है? विष्णु है, विष्णु है, विष्णु। विजयनगर के जो भी शासक हुए उन्होंने अपने राज सिंहासन में मुकुट के ऊपर एक टाइटल धारण किया जिसको कहते हैं श्री विरूपाक्ष, श्री विरूपाक्ष। इससे पता चलता है कि इनका जो राजकीय प्रमुख देव है वो कौन है? विरूपाक्ष, यानी विरूपाक्ष का मंदिर है। सवाल क्या है? मंदिर का मंडप कृष्णदेव राय ने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनाया, तो विरूपाक्ष का मंदिर सी सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से विजयनगर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर का पूर्वी गोपुर बनाया। इस बार खालिस्तान में आएगा रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में ये पूछ सकते हैं
कि कृष्णदेवराय ने विरूपाक्ष मंदिर का कौन सा जो गोपुर है वो प्रवेश द्वार बनाया, पूर्वी गोपुर बनाया। गोपुर कला कृष्णदेवराय की नवीन खोज है, बिल्कुल कृष्णदेवराय की सांस्कृतिक खोज है, सांस्कृतिक उपलब्धि है, सांस्कृतिक उपलब्धि मानी गई है। विठल मंदिर, रथ मंदिर, बिल्कुल विठल मंदिर रथ मंदिर है, जो महाराष्ट्र के पूज्य देवता है कौन, विठल स्वामी। विठल स्वामी महाराष्ट्र के पूज्य है, लेकिन विजयनगर में इसका एक मंदिर है जो पत्थर को रथ का रूप दिया है, पत्थर को रथ का रूप दिया है, इसे इसको रथ मंदिर भी कहते हैं। जिंजी में झूलता, बिल्कुल विजयनगर की अंतिम राजधानी थी, विजयनगर की जो अंतिम केंद्र था विजयनगर की राजनीतिक सत्ता का, वो था जिंजी, जिंजी, जिसको बाद में चंद्रनगर कहा गया, चंद्रनगर नगर पांडिचेरी में है। तो जिंजी में आज भी झूलते हुए देवालय हैं, यानी ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे पिलर्स है, और इस पिलर्स के ऊपर एक ऐसे मंदिर बना हुआ है जिसके देव मूर्तियां हैं, और ये बहुत ऊपर है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ईंटों से सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं नवरात्र पर्व पर, और इनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से झूलते हुए देवालय है वो भी स्थित है। इसका मतलब ये हुआ, ये सारे कथन जो है फर्स्ट सेकंड फोर्थ सारे कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन राइट हो गया डी। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर का सार्वजनिक भवन, अभी बता दिया आपको, विजयनगर का सार्वजनिक भवन राजकीय सत्ता का प्रतीक क्या है, कमल महल। क्या है, कमल महल। ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछे विजयनगर का राजकीय मंदिर तो कौन सा है, राजकीय मंदिर। राजकीय केंद्र के अंदर स्थित है राजकीय मंदिर, जिसका पूजा केवल राज परिवार ही कर सकता है। कौन सा है, हजारा राम मंदिर। विजयनगर के शक्ति का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, उड़ीसा से हाथी प्राप्त करते थे शक्ति, जिसको इन्होंने गजपति उपाधि धारण की थी, गजपति। उस जमाने में जिसके पास हाथी ज्यादा होते थे वही राजा पावरफुल माना जाता था, इसलिए शक्ति का प्रतीक माना गया हाथियों का स्तंभ। और महानवमी डिब्बा क्या है, एक धार्मिक या सांस्कृतिक मंच है, धार्मिक या सांस्कृतिक मंच है, मंच है। इसको विजय का भवन भी माना जाता है, विजय का भवन भी माना जाता है। क्यों, क्योंकि इस समय जो विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है, विजयदशमी, विजयदशमी के दिन क्या होता है, सेनापति अपना सेना का प्रदर्शन करते हैं, हाथियों का प्रदर्शन होता है, कुश्ती होती है, मल्ल युद्ध होते हैं, तो भैंसों पर प्रहार करके भैंस काटे जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती है उससे क्या शक्ति प्रदर्शन होता है। और ये जो कमल महल है ये राजकीय सत्ता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, विजयनगर मंदिर शिक्षा के केंद्र थे, बिल्कुल सत्य बात है। इस समय शिक्षा के केंद्र होते थे मंदिर, यानी प्रारंभिक शिक्षा मंदिरों में पंडित देते थे। शासकों ने मंदिरों के रख रखाव के लिए अनुदान दिया। बिल्कुल, मंदिर एक आर्थिक शक्ति का केंद्र भी था। आर्थिक शक्ति कैसे, जिन परिवारों में संकट आता था गांव में, उन परिवारों का सहयोग है वो मंदिरों के कोष से होता था। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष के नाम से शासन करते थे, ये भी बात बिल्कुल सत्य है, हम देख चुके हैं। विजयनगर का राजकीय प्रतीक क्या है, विरूपाक्ष, तमिल भाषा में अंकित है, ये भी हम बात देख चुके हैं। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता मिली है, ये भी बात सत्य है। तो ये तमिल नहीं है, ये तमिल भाषा नहीं, तेलुगु भाषा में। कौन सी है, तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा। तो तेलुगु भाषा में क्या है, श्री विरूपाक्ष लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है। उत्तर राइट कौन सा हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री और देश सुमेलित की। देखिए, विजयनगर के कौन कौन से विदेशी यात्री हैं, वो जैसे अफानासी निकेतन, ये अफानासी, क्या नाम है, अफानासी, अफानासी नासी निकेतन, क्या है, निकेतन, निकेतन कहाँ का है, ये रूस का है, रूस का यात्री विजयनगर की यात्रा करता है। निकोल द कॉन्टी, बिल्कुल ये इटली का यात्री, निकोल द कॉन्टी कहाँ का है, इटली का यात्री है, तो ये सुमेलित है। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत था, ध्यान रखें ये भी सुमेलित है। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत था, ये समरकंद का रहने वाला था, समरकंद। इसने विजयनगर की किलेबंदी का उल्लेख किया, विजयनगर की किलेबंदी यानी जो प्रकोटा है उसका उल्लेख किया है, किसने, अब्दुल रज्जाक ने। अफानासी के रूस की यात्री हैं। फर्नावा नूनीज इंग्लैंड, नहीं फर्नावा नूनीज इंग्लैंड के नहीं हैं, ये डच यात्री हैं। कौन है, डच यात्री हैं। फर्नावा नूनीज इंग्लैंड के नहीं है, तो ऑप्शन राइट कौन सा हो गया, डी। कौन सा हो गया, डी हो गया। देखिए नेक्स्ट सवाल,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए विजयनगर की स्थापत्य कला हम देखते हैं, तो ये जो राजकीय केंद्र है, कौन सा? राजकीय केंद्र। राजकीय केंद्र, राजकीय केंद्र में एक जलाशय बनाया गया है, जलाशय जिसका नाम है कमलपुरम जलाशय। कमलपुरम जलाशय, जलाशय इस पे हीरिया बांध से, कहाँ से? हीरिया बांध से, हीरिया एक बांध है, उस हीरिया बांध से तुंगभद्रा नदी पर है तुंगभद्रा, वहाँ से नहर ला करके और यहाँ पे एक जलाशय बनाया राजकीय केंद्र में। फिर यहाँ पे नगलपुरम नगर बसाया, नगलपुरम, कौन सा? नगलपुरम नगर बसाया, किसके नाम से? माँ के नाम से, माँ के नाम से नगर बसाया। अब देखिए क्या है, कमलपुरम जलाशय का जल राजकीय केंद्र तक जाता था, बिल्कुल राइट बात है, कमलपुरम जलाशय का जल है वो राजकीय केंद्र तक जाता था। तुंगभद्रा नदी की संरचना हीरिया बांध महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। तुंगभद्रा नदी पर कौन सा बांध बना है? हीरिया बांध। अब्दुल रज्जाक ने 7 प्रकोटे के किलेबंदी की प्रशंसा की है, बिल्कुल। विजयनगर के चारों तरफ कितने प्रकोटे? 7। ऐसा कौन बोल रहा है? अब्दुल रज्जाक। डोमिंगो पेस ने विजयनगर की कोई परिधि सीमा नहीं बताई, गलत बात है। डोमिंगो पेस ने विजयनगर की संपूर्ण यात्रा की थी और उसकी परिधि सीमा है, उसके लिए उन्होंने एक आवरणवर्त चित्र बनाया था इस तरह का, और उसमें उसको अलग अलग भागों में बांटा था। तो ऐसा प्रारंभिक अध्ययनकर्ता कौन है? डोमिंगो पेस है। तो ये ऑप्शन कौन सा सत्य नहीं है? तो डी सत्य नहीं। नेक्स्ट सवाल, किस यात्री ने विजयनगर शहर का विशिष्ट वर्णन किया है? शहर का विशिष्ट वर्णन करने वाले कौन है? डोमिंगो पेस है। डोमिंगो पेस विजयनगर शहर का वर्णन करते हैं, वर्णन। इटली का रोम शहर उसके समान, इटली के रोम शहर जैसा इसको बताते हैं, तो ये शहर का भ्रमण करते हैं। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय मातृदेवी हम बात कर चुके हैं, कौन है? पंपा देवी। क्या नाम है? पंपा देवी। पंपा देवी का दूसरा नाम क्या है? हम्पा देवी। हम्पा देवी, और हम्पा देवी से इसका ऐतिहासिक नाम क्या है? हम्पी नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? हम्पी नाम पड़ा। देखिए नेक्स्ट सवाल, विजयनगर किस नदी क्षेत्र में स्थित है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी क्षेत्र में स्थित है, हम बात कर चुके हैं। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी क्षेत्र में विजयनगर है वो स्थित है। और यहाँ पे एक दोआब है, इस दोआब का नाम क्या है? रायचूर का दोआब। रायचूर का दोआब, रायचूर का दोआब जो है, दोआब क्षेत्र है वो है। इसे किसने जीता था? कृष्णदेवराय ने। किसने? कृष्णदेवराय ने पूर्ण जीता, पूर्ण रूप से इसको जीता था। देखिए नेक्स्ट सवाल, हम्पी के भग्नावशेष किसने खोजे थे? किसने? कॉलिन मैकेंजी ने। कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के भग्नावशेष कब खोजे थे? 1800 ईस्वी में। कब खोजे थे? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल, हम्पी विजयनगर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम कॉलिन मैकेंजी ने साक्ष्य प्रकाश में लाई, ये बिल्कुल बात सत्य है। स्थानीय विरूपाक्ष मंदिर साक्ष्यों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल। यहाँ तेलुगु ब्राह्मण जो है उनसे साक्ष्य मिलते हैं। तेलुगु ब्राह्मण व्यंतक लक्ष्मैया से जानकारी मिलती है, बिल्कुल। तेलुगु ब्राह्मण व्यंतक लक्ष्मैया से जानकारी मिलती है। 1836 में शोधकर्ताओं ने अभिलेख प्राप्त हुए, ये बात भी सत्य है। 1836 में शोधकर्ताओं को अभिलेख प्राप्त हुई। चारों ऑप्शन राइट है, डी उत्तर आपका है। देखिए नेक्स्ट सवाल, 1815 में कॉलिन मैकेंजी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पद पर नियुक्त किया गया था? कब? ये एक सर्वेयर जनरल था। क्या था? सर्वेयर जनरल के पद पर कॉलिन मैकेंजी है वो नियुक्त था। देखिए कब की बात कर रहे हैं? 1815 की। 1815 से 1821 तक ये इस पद पर रहा था। नेक्स्ट, इतिहासकार विजयनगर को क्या नाम नहीं देते? हम्पी की इमारतें कहते हैं जीत का शहर, बिल्कुल जीत का शहर कहते हैं। कर्नाटक साम्राज्य, बिल्कुल कर्नाटक साम्राज्य में कहते हैं। हम्पी की इमारतें, बिल्कुल हम्पी की इमारतें कहते हैं। कनखेड़ा कहते हैं? नहीं, कनखेड़ा नहीं कहते हैं। कनखेड़ा तो किसको कहते हैं? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। एमपी में क्या है? सांची। सांची जो है उसको कनखेड़ा की इमारतों के नाम से जाना जाता है, सांची का स्तूप। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर में अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का व्यापार करने वाले, देखिए विजयनगर में जो घोड़ों का व्यापार करने के लिए आते थे उनको कुदेरे कहते थे, उनको चेटी कहते थे। कुदेरी और चेटी कहते थे। ये दलालार नहीं, ये वेलालार है, वेलालार।
वेलालर कृषक जमींदार होते थे, उनको वेलालर कहा। शेट्टी कौन है? श्रेणी समूह का प्रमुख, जो एक समान प्रकार का व्यापार करते हैं, उनके मुखिया को क्या श्रेणी कहा जाता है? श्रेणी या शेट्टी कहा जाता है। और इसका रक्षक दल का प्रमुख होता है, उसको सार्थवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्थवाह कहा जाता है। और ये अपना एक निगम बनाते हैं, उसके नियम होते हैं, जिसको श्रेणी धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी धर्म कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा है किसी में क्या? पहला और तीसरा। कुदरई चट्टी पहला दूसरा है वो। इसमें ऑप्शन जो राइट है वो कौन सा है? पहला और दूसरा है। पहला और दूसरा, ये ध्यान में रखना है। कुदरई चट्टी कहते हैं इनको। किस नाम से जानते हैं? घोड़ों के व्यापारियों को कुदरई चट्टी। अपने को याद रखना है। क्या याद रखना है? घोड़े कूदते बहुत है। जब घोड़े कूदते बहुत है तो घोड़े लात मारते हैं। तो हमें क्या रहना चाहिए? घोड़ों से शेटी रहना चाहिए। अगर हम घोड़ों से शेटी नहीं रहेंगे तो घोड़े लात मारेंगे। तो याद रखना है, घोड़ों के व्यापारी है जिनको हम कुदरई चट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विजयनगर में आधुनिक बंदूकों का प्रयोग किस शक्ति के संपर्क से हुआ है? मैंने आपको बता दिया है, पुर्तगाली लोगों के संपर्क से है। पुर्तगालियों ने एक बंदरगाह, भटकल बंदरगाह है, वो किराए पर दिया है। 1510 में ये गोवा में आते हैं पुर्तगाली। और 1530 में कृष्णदेवराय की मृत्यु के जस्ट बाद गोवा को स्थायी राजधानी बनाते हैं। स्थायी राजधानी बनाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, पुर्तगालियों से संपर्क होता है। देखिए, जैसा कि 1498 में कौन आता है? वास्को डी गामा कालीकट तट पर आता है। कालीकट तट, जिसको कोझिकोड भी कहते हैं, वहाँ पे आता है। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा? देखिए, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते, जिनको अष्टदिग्गज कहा गया। और इन अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख कौन है? तेनालीराम। हालांकि सबसे विद्वान अलसानी पेडाना है। अलसानी पेडाना, लेकिन नाम आता है, चर्चिल नाम आता है तेनालीराम का। कृष्णदेवराय खुद तेलुगु के विद्वान थे। किस भाषा के? तेलुगु के विद्वान थे। इन खुद ने तेलुगु भाषा में ग्रंथ लिखा जिसका नाम है आमुक्त मालयद। यहाँ पे आमुक्त मालयद ग्रंथ है, वो किसका है? कृष्णदेवराय का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आपसे पूछेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? बिल्कुल सही है, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तुल्लु वंश से संबंधित है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार बोर्ड में पूछ सकते हैं, ध्यान में रखना है। तुल्लु वंश के शासक है कृष्णदेवराय। देखिए, कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम से उपनगर का निर्माण करवाया, हम बात कर चुके हैं। नगलपुरम नगर कौन सा नगर है? नगलपुरम नगर है। विजयनगर तो क्या है? जीत का शहर कब स्थापित होता है? 1336 में। हम्पी क्या है? ऐतिहासिक नाम है। किसका? हम्पी का नाम। देखिए, तो नगलपुरम नगर है वो उसका है। नेक्स्ट, विजयनगर की अंतिम राजधानी क्या थी? पेनुकोंडा। ध्यान रखना है, विजयनगर की अंतिम राजधानी क्या थी? पेनुकोंडा, जो चंद्रगिरी के पास थी। सेकंड ऑप्शन आपके पास बचेगा चंद्रगिरी। और जिंजी भी दिया है, तो पहले जिंजी होगा, लेकिन राजधानी होगी तो कौन सी? पेनुकोंडा होगी। ये ध्यान। अरविडू वंश की राजधानी कौन सा वंश है? अरविडू वंश की राजधानी। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस बहमनी संघ के राज्य ने कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद विजयनगर के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया था? महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सा? बीजापुर। अगर ये सवाल आता है तो इस पर विशेष ध्यान देना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पर एग्जामिनर का अगर ध्यान चला गया तो ये सवाल देंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट, विजयनगर के शासक अपने राजकीय प्रतीक में किस विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि। उपाधि का मतलब राज मुकुट पर धारण किया जाने वाला टाइटल कौन सा है? श्री विरूपाक्ष। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर की पहाड़ियां किस प्राचीन रामायण की कथा से जुड़ी है?
बाली और सुग्रीव की कथा से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? बाली और सुग्रीव की कथा से जुड़ी ये पहाड़ियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नेक्स्ट, विजयनगर में इंडो इस्लामी शैली। देखिए विजयनगर के जितने भी प्रकोटे हैं, जितने भी प्रकोटे हैं, उन प्रकोटों के जो प्रवेश द्वार हैं, प्रकोटों के प्रवेश द्वार हैं, ये प्रवेश द्वार है, तो ये जो गुंबद है, कौन सा? गुंबद, गुंबद। और ये जो इस तरह से जो इसको डॉट पद्धति कहते हैं, डॉट पद्धति, ये पद्धति इस्लामिक शैली की है। किसकी? इस्लामी शैली की, इस्लामी शैली। और इस इस्लामी शैली से क्या है, इनके जो विजयनगर के प्रवेश द्वार है, प्रकोटे प्रवेश द्वार, एंट्री गेट, प्रवेश द्वार, वो सब इंडो इस्लामी शैली से बने हुए हैं। आपसे सवाल पूछेंगे कि विजयनगर ने बहमनी संघ से या इस्लामी बहमनी राज्य से क्या सीखा है? तो इस्लामी बहमनी राज्य से इन्होंने क्या है, इंडो इस्लामी शैली से अपने जो प्रवेश द्वार है वो। इसके अलावा अपने अमरनायक, कौन सा? अमरनायक, जो एक एकता प्रणाली के समान है। किसके समान है? एकता प्रणाली के समान है। इसके अलावा इन्होंने दशमलव पद्धति की सेना जो है, दशमलव पद्धति की सेना जो है, उसको भी इन्होंने इससे सीखा था। तो विजयनगर के इंडो इस्लामी शैली में निर्मित संरचनाएं क्या है? राय गोपुर है, हाथी स्तंभल है, कमल महल है, राजकीय परिषद है। नहीं, क्या बने हुए हैं? राय गोपुर जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं। ए सही। नेक्स्ट सवाल देखिए, निकोल द कौन सा यात्री कहां से आया? देखिए, फारस के राजदूत के रूप में अब्दुल रज्जाक आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं? अब्दुल रज्जाक। बी में कौन है? थर्ड। क्या बी में थर्ड है? ये बी में थर्ड है। निकोल द कॉन्टी कहां से आ चुके हैं? इटली से। कहां से? इटली से। ए में फोर्थ है, ए में फोर्थ है। अफानाती निकेतन रूस से आए हैं, रूस से आए हैं, सेकंड है, सेकंड है। दुआर्तो बर्बोसा पुर्तगाली यात्री है, पुर्तगाली यात्री है। ऑप्शन राइट है ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार पूछ सकते हैं, मिलाने वाला सवाल है। देखिए नेक्स्ट सवाल, डोमिंगो पेस ने विजयनगर की तुलना किस यूरोपीय नगर से की है? डोमिंगो पेस ने इसकी तुलना इटली के शहर रोम से की है, इटली के रोम शहर से की, यह मैं बता चुका हूं मैं। डोमिंगो पेस एकमात्र ऐसे डोमिंगो पेस जो है वो इस नगर के, विजयनगर नगर के जन सामान्य लोगों मतलब गरीब लोगों और अमीर लोगों के बीच में खाई कैसी है इसका भी उल्लेख करता है। कौन सा यात्री है? डोमिंगो पेस है। देखिए जो इटली का यात्री है, रोम जैसा उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर का पतन। देखिए 1565 में युद्ध होता है जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध है। दो पहाड़ी है, एक का नाम है राक्षस और एक का नाम है तांगड़ी। तो इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध कब होता है? 1565 में। किसके बीच? विजयनगर के शासक हैं, विजयनगर के शासक कौन है? सदाशिव राय। और उसके प्रधानमंत्री कौन है? पीएम कौन है? पीएम राम राय। इनकी सेना सामने कौन है? बहमनी यूनियंस या बहमनी संघ, जिसके अंदर कौन कौन से राज्य हैं? मुख्य भूमिका निभा रहा है बीजापुर। उसके बाद अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार का क्षेत्र, बरार कुछ कहते हैं बरार थे या नहीं थे, बीदर का क्षेत्र। तो इस तरह से ये राज्यों का संघ था, मिलकर के इनको पराजित किया। यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि विजयनगर के प्रति जोखिमपूर्ण नीति क्या थी? प्रधानमंत्री की जोखिमपूर्ण नीति क्या थी? इन्होंने पहले गलती की थी, इन्होंने इन पांचों राज्यों में फूट डालने की नीति अपनाई थी कि भी फूट डाल करके हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और इसकी जानकारी जब इन राज्यों को मिली तो ये सब एक हो गए, और एक हुए तो क्या है, इनके पतन का कारण बना। देखिए विजयनगर के पतन प्रधानमंत्री राम राय की किस नीति के कारण हुआ? बहमनी संघ में फूट डालने की नीति के कारण हुआ। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, पूछ सकते हैं बहुत ही। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर के सैनिक कमांडर। देखिए कृष्णदेवराय की राजनीतिक उपलब्धि, सीधा सवाल पूछते हैं, कृष्णदेवराय की राजनीतिक उपलब्धि, महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? राजनीतिक उपलब्धि है अमरनायक प्रणाली। कौन सी? अमरनायक
अमर नायक, इसको एक नवीन राजनीतिक खोज भी कहते हैं, नवीन राजनीतिक खोज, जिसको क्या कहते हैं, अमर नायक प्रणाली। ये किसके समान है, सल्तनत साम्राज्य में एकता के समान है, एकता। देखिए अमर कौन है, अमर शब्द समर से बना है, समर कौन है, युद्ध है। जो युद्ध भूमि में योद्धा लड़ता है और जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसको विजयदशमी उत्सव है, विजयदशमी का उत्सव मनाते हैं कृष्णदेव राय। किस पर, महानवमी डिब्बा पर, मंच है एक महानवमी डिब्बा, उस पर मनाते हैं। और उस सैनिक को सैनिक कमांडर क्या करते हैं, सैनिक कमांडर, सैनिक कमांडर को, जो सैनिक कमांडर है उसको बुला करके, अच्छी प्रदर्शन करने वाला सैनिक कमांडर है उसको अमर नायक प्रणाली, अमर नायक उपाधि दी जाती है। और भूमि दान दिया जाता है इसको, भूमि दान, इसका कर वसूल करने का अधिकार दिया जाता है, इस तरह के भौतिक संपत्ति के अधिकार दिए जाते हैं। इसलिए इसको मानते हैं कि सल्तनत काल की एकता प्रणाली के समान है। तो ये विजयनगर के सैनिक कमांडर किस नाम से जाने जाते हैं, नायक के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, नायक। राजा खुद है, हाथी प्राप्त, ये अश्व प्राप्त करते हैं। अश्व के व्यापारियों को क्या कहते हैं, कुदिरई चेटी, क्या कहते हैं, कुदिरई चेटी। याद रखना है, पूछेंगे, विजयनगर के घोड़ों के व्यापारी क्या कहलाते हैं, कुदिरई चेटी। इसमें फायदा ये कि घोड़े हमेशा क्या करते हैं, कूदते हैं। अब घोड़े कूदते हैं, लात मारते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, दूर ही रहना, चेटी रहना चाहिए, पास में जाएंगे घोड़े लात मार देंगे। तो घोड़ों के व्यापारी कुदिरई चेटी कहलाते हैं। तो घोड़े लात मार देंगे तो चेटी रहना जरूरी है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो सेना प्रमुख है वो क्या कहलाते हैं, नायक कहलाते हैं। राय भी विजयनगर के शासकों की उपाधि है। नेक्स्ट सवाल, किस मंदिर मंडप का निर्माण कृष्णदेवराय ने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में करवाया था। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। कौन सा है, विरूपाक्ष का मंदिर। कौन सा है, विरूपाक्ष का मंदिर, क्योंकि ये राज के टाइटल श्री विरूपाक्ष, विरूपाक्ष भी धारण करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किस विद्वान ने विजयनगर के मानचित्र, देखिए विजयनगर का मानचित्रण किया, 25 कॉलम, कितने, 25 कॉलम बांटे, कॉलम। जैसे विजयनगर का मान लीजिए यहाँ मंदिर है, यहाँ पर आपके शासकीय परिषद है, शासकीय परिषद जिसको कमल महल कहते हैं, कमल महल, या नगलपुरम नगर बसा है, नगलपुरम। तो इस तरह से यहाँ कमलपुरम जलाशय भी है, कमलपुरम जलाशय भी है। तो ये इसको क्या किया गया, ऐसे कागज पर डायग्राम बनाया गया और अंग्रेजी की अल्फाबेट में वर्गीकृत किया गया, ए से लेकर के जेड तक। लेकिन इसमें आई को नहीं रखा, क्योंकि जब आप इसको उल्टा सीधा करते हैं तो आई दिखता नहीं, उसका स्वरूप नहीं दिखता, इसलिए ये 26 ना बना करके कितने, 25 कॉलम बनाए। तो विद्वानों ने विजयनगर के मानचित्र में 25 कॉलमों में विभाजित किया, विजयनगर स्मारकों को पुनः जीवित किया। कौन कौन से लोग थे, तो जॉर्ज मिशेल भी थे, कॉलिन मैकेंजी भी थे, जॉन एम फ्रिटेज भी थे, एस एम नागराज भी थे। तो ये सारे ही सही है, सारे ऑप्शन राइट है, ये ध्यान में रखना है। आपके पार्ट के लास्ट पैराग्राफ में ये डायग्राम बना हुआ, साइड में ये नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, विजयनगर के धार्मिक केंद्र राजकीय केंद्र से जोड़ने के लिए जल बंद। देखिए जैसे विजयनगर का ये प्रकोटा है, ये प्रकोटा का इसका है ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ, ग्रेनाइट की पहाड़ी, ग्रेनाइट पहाड़ी। यहाँ से कौन सी नदी आती है, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। इस नदी के किनारे क्या है, इस तरह से पत्थर जोड़ करके, ग्रेनाइट पत्थर जोड़ करके बांध बनाया गया, बांध। इस बांध का नाम क्या है, हीरिया बांध है, हीरिया बांध। अब राजकीय केंद्र यहाँ पे दूर है, तो राजकीय केंद्र में जो पानी की सप्लाई है वो यहाँ से पत्थर की पट्टिकाओं से नहर बना करके लाया गया और यहाँ पर एक तालाब बनाया गया जलाशय, जिसका नाम क्या है, कमलपुरम जलाशय, कमलपुरम जलाशय। तो आप देखिए किस तरह से जल का प्रबंधन किया गया, राजकीय केंद्र तक जल पहुंचता है। तो आप देखिए विजयनगर के धार्मिक केंद्र, यहाँ पे धार्मिक केंद्र यानी 60 से अधिक मंदिर है, 60 से अधिक मंदिर है। तो ये राजकीय केंद्र, धार्मिक केंद्र भी है। तो धार्मिक केंद्र को शहरी केंद्र से जोड़ने के लिए प्रबंधन किया गया। कमलपुरम जलाशय, हीरियावन, तुंगभद्रा सीधा जल डालकर नहीं, क्या है, कमलपुरम जलाशय निर्मित किया गया और उससे जल ला करके, हीरिया नहर से जल ला करके सिंचाई की गई। देखिए किस विदेशी यात्री ने श्रेष्ठ, देखिए विजयनगर के प्रकोटे युक्त किलेबंदी, प्रकोटा इसको कहते हैं, प्राचीर या प्रकोटा, प्राचीर या प्रकोटा। कितने हैं, 7 प्रकोटे, 7। इसका उल्लेख कौन करता है, समरकंद, समरकंद का निवासी है, कौन है, अब्दुल रज्जाक,
अब्दुल्ला रज्जाक यात्री है, जो फारस का राजदूत है, फारस के प्रदेश का राजदूत है। वो कहता है किलेबंदी की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि किलेबंदी क्यों की जाती। तो पहला कारण क्या है, ये सवाल आपसे पूछेंगे, विजयनगर की किलेबंदी क्यों की जाती थी। पहला कारण है सामरिक महत्व था। दूसरा है सुरक्षा के लिए। तीसरा है खाद्य संग्रहण के लिए, जो अनाज है अपने राज्य में इकट्ठा करना है ताकि संकट काल में काम आ सके। खाद्य संग्रहण के लिए। चौथा है विदेशी जो आते हैं, विदेशी व्यापार, यहाँ पे काली मिर्च होती हैं तो विदेशी व्यापार के आकर्षण के लिए ये गोलकुंडा की खानों से हीरे ले आते थे तो विदेशियों को बेचते थे, तो ये भी इनका फायदा था। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, इन सभी महत्वों से विजयनगर के किलेबंदी की गई। कौन उल्लेख करता है, अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर के शासकों द्वारा किलेबंदी करने का उद्देश्य क्या है। प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित करना, बिल्कुल सत्य बात है। विदेशी व्यापार को आकर्षित करना, बिल्कुल सत्य बात है। सामरिक सुरक्षा के लिए, बिल्कुल सत्य बात है। सभी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन के बारे में उल्लेख किया है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, डोमिंगो पेस विजयनगर के शहर का भ्रमण करता है, शहर का भ्रमण, और वहां पे जो सामग्री मिलती है, जैसे मान लीजिए घास के छप्पर वाले घर, इससे पता चलता है कि यहाँ पे कौन रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। तो गरीब लोग, उनका उल्लेख करता है। और जो बड़े भवन हैं उनसे ये कहता है कि यहाँ अमीर लोग रहते हैं। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर के दक्षिण पश्चिम स्थित राजकीय केंद्र में कितने मंदिरों की संरचना है। 60 से अधिक मंदिर है। कितने, 60 से अधिक मंदिर है। नेक्स्ट सवाल हम देख रहे हैं, देखिए, विजयनगर के महानवमी डिब्बा एक मंच बना है, एक बहुत ऊंचा मंच बना है। यहां पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण हैं, रामायण के, और इसकी ऊंचाई है 40 फीट। इसका कुल इलाका है वो 11,000 वर्ग मीटर है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर लकड़ी के ऐसे महल बनाए जाते हैं, लकड़ी की। कब, विजयदशमी या फिर आपके नवरात्र पर्व आता है, नवरात्र, तब इस तरह की यहाँ पे देव मूर्तियां रखी जाती है, देव मूर्ति। फिर यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। फिर राजा जो है, कृष्णदेवराय जो है, सेनापतियों को सम्मानित करता है, सैनिक सम्मान होता है। तो इस तरह का ये विजय का भवन है, इसको क्या कहा गया, विजय का मंच कहा गया। तो विजय का मंच, ये सवाल पूछा हुआ है, किसको कहा गया है, आपकी महानवमी डिब्बा को। इसको क्या बोलते हैं, महानवमी डिब्बा। आप देखिए, इसे विजय का भवन नाम किसने दिया। तो शहर में भ्रमण करेगा उसी ने। शहर में कौन भ्रमण कर रहा है, डोमिंगो पेस, और इसने क्या नाम दिया है, इसे विजय का मंच जो है वो नाम दिया। ये सवाल पूछा हुआ है, फिर भी विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर के राजकीय केंद्र के प्रसिद्ध मंदिर जिसमें राज परिवार के सदस्य आराधना करते हैं, पीछे काफ़ी बड़ी चर्चा हो गई इस पर। इस मंदिर का नाम क्या है, हजारा राम मंदिर। और विजयनगर की कुल देवी का मंदिर कौन सा है, कुल देवी का मंदिर है पंपा देवी का मंदिर, पंपा देवी का। और विरूपाक्ष क्या है, अति प्राचीन राजकीय देवता, देखिए, राजकीय पूजा के लिए मंदिर तो हजारा राम मंदिर है, लेकिन राजकीय देवता जो टाइटल धारण करते हैं वो कौन है, श्री विरूपाक्ष। और महाराष्ट्र के वैष्णव कहलाते हैं विठल स्वामी, ये भी मंदिर है यहाँ पे। तो इसमें उत्तर क्या है, हजारा मंदिर। नेक्स्ट, किस यात्री के अनुसार विजयनगर का बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों, संतरों, नींबू, कटहल, आम सस्ते आदि उपलब्ध थे, ऐसी बाजार का उल्लेख करता है। कौन, डोमिंगो पेस कहता है यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हैं वो यहाँ पे मिल रही। नेक्स्ट,
विजयनगर साम्राज्य की खोज और संरक्षण की सीमा चिन्हों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, पहले क्या हुआ, घटना कौन सी हुई है, बाद में कौन सी हुई है। कॉलिन मैकेंजी का दौरा, बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे कौन आते हैं, कॉलिन मैकेंजी आते हैं। और स्थानीय तेलुगु ब्राह्मणों से वेंतक लक्ष्मीया नाम है, उनसे बही खाते पुराने हैं, उसमें उनको देखते हैं। तो देखिए, इसका मतलब पहले में तो पहला ऑप्शन है, तो इसमें ये भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है। उसके बाद देखिए, तो पहला तो राइट हो गया, पहला राइट। अब देखिए, अलेक्जेंडर ग्रेनेलो पहली बार विस्तृत फोटोग्राफी करते हैं। जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण का कार्य हुआ। जे फ्लीट ने प्रारंभिक अभिलेखों के दस्तावेज प्राप्त करने, हम यूनेस्को की सूची में ऐसे घोषित किया गया। तो ये फिफ्थ है, वो लास्ट में है। फिफ्थ किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन राइट होते जा रहे हैं। अब देखिए, तो इससे पहले क्या होता है, इससे पहले जो फ्लीट महोदय है वो अभिलेखों के दस्तावेजों का स्पष्टीकरण करते हैं और इसकी रिपोर्ट जो है यूनेस्को को देते हैं। तो इससे पहले क्या है, फोर्थ है, ऑप्शन ए राइट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जैसा लिखा हुआ है एज इट वैसा ही, यानी सारे ऑप्शन राइट है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर में प्रभावशाली युद्ध कला कौन सी थी? अश्व सेना, गज सेना, बंदूकों की खोज, तोपखाना। तो प्रभावशाली सेना जो है, युद्ध कला पर आधारित प्रभावशाली सेना थी, गज सेना, हाथियों की सेना है, वो महत्वपूर्ण मानी जाती थी। आगे देखिए, विजयनगर के बाजार के प्रसिद्ध थे किसके लिए? मसालों के लिए था, वस्त्रों के लिए था, रत्नों के लिए था, हथियारों के लिए था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी सही है, ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। हथियार तो ये लोग पुर्तगालियों से प्राप्त करते थे, तो बाजार हथियारों के लिए प्रसिद्ध नहीं था। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय ने अपने ग्रंथ अमुक मालयद में व्यापारियों के बारे में क्या लिखा? अपने बंदरगाहों को सुधारना और वाणिज्य को प्रोत्साहन करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णदेवराय अपनी रचना अमुक मालयद में स्थानीय व्यापारियों को क्या सलाह दे रहे हैं? अपने बंदरगाहों का सुधार करे, वाणिज्य को प्रोत्साहन दे, बिल्कुल सत्य बात है। घोड़े, हाथी, रत्न, चंदन, मोती आदि का अर्थात सर्व सुलभ प्रथम स्थान इनका है। विदेशों से जो किसी अन्य देश से उतरे हो उनकी देखभाल करना, बिल्कुल जो दूसरे देश से आए हैं उनकी देखभाल करना। विदेशी व्यापारियों को रोज़ बैठक में बुला करके तोहफे दे करके प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी बात सत्य है। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे ऊट जो है वो सत्य माने गए। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर की अमरनायक प्रणाली के संबंध में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए क्या है, अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत भाषा के शब्द अमीर से हुआ है। नहीं, अमीर से नहीं हुआ है, ये गलत बात है। अमर शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द समर से हुआ है। किससे हुआ है? समर से हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्या लिखा है? कहते हैं सत्य कथन बताइए, तो ये तो असत्य हो गया। पहला जिसमें है वो सत्य नहीं है। इसमें देखिए, अब देखिए फिर क्या पूछा है, कथन पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताना है। सत्य कथन, अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। ये बात सत्य है, ये तो क्या है? सत्य है। तो सेकंड बात सत्य है। कौन सी? सेकंड सत्य है, ठीक है। अमर नायक किसानों, शिल्पकारियों और व्यापारियों से कर वसूल करते थे, ये भी उनको अधिकार थे, ये भी सत्य थे। अमर नायक राजस्व का उपयोग केवल अपने खर्चे हेतु करते थे, ये भी अपने खर्चे हेतु नहीं करते थे, ये भी क्या करते थे? कुछ जो है वो राजा को भेंट देते थे। इसका मतलब ये भी बात गलत है। सेकंड और थर्ड बात यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकंड और थर्ड बात है वो क्या है? सेकंड और थर्ड बात ये तो सत्य है। ये क्या है? सत्य बताना है, तो ये सत्य है, ये ध्यान में रखना है। ये दोनों बात सत्य है। अमर शब्द तो समर से बनाए, गलत ही है। अमरनाथ राजस्व का उपयोग केवल नहीं है, अपने राजा को भेंट भी देते थे और राज्य के लिए उपयोग में काम में लेते थे। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर अमरनायक व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अमरनायक विजयनगर के शासकों में एक प्रभावशाली सैनिक शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। राजा अमरनायक का स्थानांतरण करके अपना नियंत्रण दर्शाता था, बिल्कुल इनको कभी कभी स्थानांतरित भी किया जाता था। अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट देते थे, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। 17वीं शताब्दी में कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, ये विजयनगर के पतन का कारण बना, ये बात भी सत्य है। ये बात भी क्या है? सत्य है। जब आप उनको ट्रांसफर नहीं, राजा अमरनायक
स्थानांतरण करके अपना नियंत्रण दर्शाता था। ट्रांसफर करते हैं और नहीं करते हैं, स्थायी करते हैं, तब क्या है, ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो कौन कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ नहीं, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट है। यानी सारी बातें जो क्या है वो यहाँ पे सत्य है, ये हमें ध्यान में रखना है, नियंत्रण करना जरूरी है। नेक्स्ट, विजयनगर के शहर में अमर नायकों की शक्ति के प्रमुख केंद्र क्या है। अमर नायक प्रणाली में जिनको सम्मानित किया जाता है उनकी कौन कौन से केंद्र है। चंद्रगिरी है, बिल्कुल चंद्रगिरी है। फर्स्ट ऑप्शन किसमें है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जिसमें वो राइट हो सकता है, ये गलत है और ये गलत है। चंद्रगिरी है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद में आपके तंजावुर है, ये तंजावुर तंजावुर शक्ति का केंद्र है, धार्मिक केंद्र भी, मदुरई भी है, इकेरी मैसूर भी है। तो चंद्रगिरी है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ नहीं है, ये फिफ्थ नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है, ये इनके शक्ति का केंद्र नहीं है। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय द्वारा बनाए गए जलाशय जिसके 3 विशाल स्तंभ है जिस पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं, इसका वर्णन किसने किया है। बहुत ही गहरा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो जलाशय के अंदर स्तंभ है उस पर जो वर्णन लिखा है वो डोमिंगो पैस उल्लेखित करता है। कौन सा यात्री, डोमिंगो पैस। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर की किलेबंदी में शामिल है, विजयनगर की किलेबंदी में कृषि है क्या, बिल्कुल कृषि पर भी किलेबंदी की गई है, थर्ड सेकंड ऑप्शन राइट है। शहर है क्या, शहर भी है। झील और उद्यान है क्या, झील और उद्यान भी है, झील और उद्यान भी है। जंगल है क्या, नहीं, जंगल पर जंगल के चारों तरफ कोई किलेबंदी नहीं की गई है। इसका मतलब ऑप्शन राइट फर्स्ट और सेकंड बी, क्योंकि ये ऑप्शन दिए हुए उस हिसाब से ये राइट है। नेक्स्ट, विजयनगर की किलेबंदी संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। विशाल राजगिरी संरचना सुंडा कारती, राजगिरी का मतलब है मिस्त्री की कला, ये बात सत्य है। दीवारों के पत्थर को जोड़ने के लिए गारे अन्य किसी प्रकार की वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया है, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। पत्थर के टुकड़े फनाकार है, बिल्कुल सत्य है। दीवार के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बनाया गया है, अंदर का भाग है वो इस तरह से बनाया गया है। यानी सभी कथन क्या है, सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है। क्या है, नगर की किलेबंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त में से सभी कथन क्या है, सभी कथन सत्य है, सभी कथन जो है वो क्या है, सभी कथन सत्य है, सभी कथन ये क्या है, सत्य है। नेक्स्ट सवाल देखिए, खालिस्तान ने लिखा कि विजयनगर शहर की किलेबंदी पहली दूसरी तीसरी दीवार के बीच जुते हुए खेत बगीचे मिले हैं, ऐसा कौन उल्लेख करता है। विजयनगर की किलेबंदी अब्दुल रज्जाक, कौन है, अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट, खालिस्तान ने लिखा कि विजयनगर किलेबंदी में पहली परिधि में शहर में प्रवेश तक खेत और उद्यान जहां जल 2 झीलों से लाया जाता था, 2 झीलों से यहाँ पे जल लाया जाता था, ऐसी जल की संरचना भी उल्लेखित करते हैं। कौन, डोमिंगो पैस। नेक्स्ट, विजयनगर की किलेबंदी दीवार बना प्रवेश द्वार को मेहराब और गुंबद किस शैली से प्रभावित है। तुर्की सुल्तानों की इंडो इस्लामी शैली से प्रभावित है, इस पर हम बात कर चुके हैं। गोलकुंडा सुल्तानों इंडो, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के इंडो इस्लामी, हैदराबाद नहीं, कौन सा, तुर्की सुल्तानों के इंडो इस्लामी शैली पर आधारित है, जिसको डॉट पद्धति कहते हैं। विजयनगर के राजकीय केंद्र में खालिस्तान संरचनाओं की पहचान की गई। कितनी संरचनाएं यहाँ पे पहचान की गई, करीबन 30 की संरचनाएं वो विजयनगर के पहचान की गई है। विजयनगर के राजकीय केंद्र के अंदर 30 संरचनाएं उनको पहचान की गई है। विजयनगर से प्राप्त कमल महल कितनी मीनारों में बना हुआ है, यानी कमल महल की जो मीनार है वो कितनी है। तो कमल महल की लगभग 4 मीनार है। कितनी मीनार है, 4 मीनार है। विजयनगर के कमल महल के संबंध में विचार कीजिए। यह राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में से एक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नामकरण 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्री ने किया। मैकेंजी के मानचित्र के अनुसार यह परिषदीय भवन सदन था, बिल्कुल सत्य बात है। महल के समीप हाथियों का स्तंभ बना था, यह भी बात सत्य है। इसका मतलब इसकी सारी बातें वो सत्य है, सारी बातें वो सत्य है। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर के राजकीय केंद्र कमल महल के निकट प्रसिद्ध मंदिर, राजकीय केंद्र है कमल महल, तो राजकीय मंदिर ही होगा। राजकीय मंदिर कौन सा है, हजारा राम मंदिर है, ये विशेष ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर की धार्मिकता के संबंध में विजयनगर के स्थान का चयन विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व के कारण प्रेरित था, बिल्कुल सत्य बात है। विजयनगर का नामकरण भी इन्हीं से किया गया। विजयनगर के शासक पंपा देवी की ओर से शासन का दावा करते थे।
ये बात गलत है, पंपा देवी की ओर से नहीं, श्री विरूपाक्ष। कौन? श्री विरूपाक्ष, श्री विरूपाक्ष, विरूपाक्ष। शासक हिंदू सुरताना, बिल्कुल सत्य बात है। मंदिर यात्रा को राजा का महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाता है, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। तो कौन सा? बी गलत है। सत्य कथन कौन सा है? फर्स्ट ACD, ACD मतलब एक सत्य है, डी है, 4 है, ए सही। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। विजयनगर के सर्वेक्षण मानचित्र स्थल अंकन हेतु अंग्रेजी के किस अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है? पहले बता चुका हूं, आई का नहीं किया गया है। ये जो इस तरह की संरचना बनाई है उसमें जो अक्षर लिखे गए हैं, इस चौकड़ी बनाई गई है, तो ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUV ये है। अब इसमें आई नहीं है, आई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि मानचित्र को आप उल्टा सीधा दिशाओं की तरफ से देखेंगे तो समस्या होगी, इसलिए आई को शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट, विजयनगर बाजार का सजीव चित्रण करने वाले कौन हैं? बाजार का सजीव डोमिंगो पेस भी करते हैं। कौन? डोमिंगो पेस भी, और निकोल कॉन्टी भी करते हैं, निकोल कॉन्टी भी करते हैं। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट सवाल, किस विद्वान ने अपने वर्णन में विजयनगर शब्द को विजयनगर शब्द का प्रयोग किया है? किस विद्वान ने विजयनगर के वर्णन में उसको विजयनगर, 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 विजेता नगर के रूप में उल्लेखित किया है? किसने? फर्नावा नूनीज ने। किसने? फर्नावा नूनीज ने। इस तरह की एक क्वेश्चन श्रृंखला थी आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, और आपको इसमें क्या खास ध्यान में रखना है? एक तो कृष्णदेवराय की उपलब्धियां हैं, वो विशेष ध्यान में रखनी है। अमरनायक प्रणाली क्या है, ये ध्यान में रखना है। विजयनगर की किलेबंदी है, वो क्यों की जाती थी, ये ध्यान में रखना है। विजयनगर के राजकीय केंद्र में कौन कौन से भवन है, वो ध्यान में रखना है। महानवमी डिब्बा की क्या विशेषता है, कौन कौन से उत्सव महानवमी डिब्बा पर होते हैं, वो विशेष ध्यान में रखना है। तो विजयनगर के महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको इसमें ध्यान में रखने हैं, और आप बहुत अच्छे विजयनगर के सवाल है वो कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।